नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम बताते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबरों की फाइनल रिपोर्ट, वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। फाइनल रिपोर्ट में सबसे पहले बात वीर बाल दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को याद करते हुए गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा, देश अब अपने नायकों के शौर्य को सम्मान दे रहा है। उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को विकसित भारत का आधार बताते हुए आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित में योगदान का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीर बाल दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद किया जा सके, जिनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेंगी रही। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसीलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि जेन जी, जेन अल्फा ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जेन जी की योग्यता, उनका आत्मविश्वास वो जब देखते हैं तो समझते हैं, इसीलिए इन पर भरोसा करते हैं। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। आज उन वीर साहिबजादों को याद किया जा रहा है जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिल गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जयपुर के चौमू में धार्मिक स्थल के पास पत्थरों को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। फिलहाल चौमू में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सिचुएशन कंट्रोल में है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में अचानक हिंसा भड़क उठी। यहाँ मस्जिद के पास पड़े पत्थरों को उठाने को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल मच गया। जयपुर के पश्चिमी डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि यहाँ एक कलंदरी मस्जिद है जहाँ अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने लोहे के कोण को लगाकर इसे स्थायी रूप से फिर से स्थापित करने की कोशिश की। जब हम इन ढांचों को हटा रहे थे तभी लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। हम इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इलाके में शांति है। देखो सर, हमें तो कोई पता नहीं है। हम नमाज पढ़ के आऊँ शाम की शतक की वहां में कार्यक्रम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 9 बजे से मेरे 3 मकान है नड़े में, मेरे तीनों मकान बंद थे और सुबह 9 बजे 9:30 बजे मैंने मकान खोले। मेरा बच्चा एक बीमार है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में 6 पुलिस वालों के सिर फूटे। चौमू में इस समय भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति कंट्रोल में भी आ गई है। पुलिस ने इस मामले में 10 पत्थरबाजों को पकड़ लिया है। दरअसल जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चौमू बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद हो गया था। ये घटना 25 से 26 दिसंबर की रात 3 बजे की है, जिसके कारण आधी रात में चौमू में तनाव फैल गया। जयपुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना के वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। चौमू में 26 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। इस मामले को शांत करने के लिए कदम उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धार्मिक स्थल के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे। चौमू में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन पत्थरों को यहां से हटाने का काम चल रहा है। इसी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन ने इस घटना से जुड़े समुदाय के प्रतिनिधियों से बात भी की थी। इस मामले में आपसी सहमति के बाद ही प्रशासन ने इलाके में इन पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया था। चौमू के इस इलाके में पत्थर हटाने का काम भी पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों के इसी विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साल 2025 में राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इस साल अब तक 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक सालों तक दिल्ली में छिपकर कैसे रह रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम बांग्लादेशी रह रहे थे और किसी को कानो कान भनक नहीं रही। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेशियों को दबोचने की कार्रवाई में कई राज सामने आए। पकड़े गए बांग्लादेश नागरिक फर्जी कागजातों के सहारे दिल्ली में रह रहे थे। किसी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया, किसी के पास फर्जी वोटर कार्ड। ये लोग इन्हीं कागजातों के आधार पर कई सालों से मजदूरी और छोटे मोटे काम कर रहे थे। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के बाद जब दिल्ली पुलिस ने अभियान तेज किया, तब जाकर पूरा नेटवर्क सामने आया। सूत्रों के मुताबिक अब तक पकड़े गए और डिपोर्ट किए गए बांग्लादेशियों और अन्य अवैध घुसपैठियों की संख्या करीब 2200 के आसपास पहुंच चुकी है। ये दुर्भाग्य है। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व
पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा। साल 2025 नवंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली से डिपोर्ट किया जा चुका है। साउथ वेस्ट दिल्ली के जो एडिशनल डीसीपी हैं ऐश्वर्या सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। इस जिले से कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैम, 2025 में 2000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया पूरी दिल्ली से। आपके ज़िले की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया था और प्रोसेस कैसे रहा? देखिए, दक्षिण पश्चिमी जिले से 168 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है 2025 में, जनवरी से अब तक। और जो इसका प्रोसेस रहा है उसमें हमने तरह तरह के मॉडल्स पे रिलाई किया है। हमने डोर टू डोर सत्यापन भी कराया है, हमने गुप्त सूचना पे भी एक्शन लिया है और जेन्युइन वेरिफिकेशन करा के FRRO के साथ कोऑर्डिनेट करके और ये ड्राइव अमल लाई है। मैम, इसमें सिर्फ बांग्लादेशी थे या दूसरे देशों के भी दूसरे नेशनल्स भी थे इसमें? ज़्यादातर फोकस अभी इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश से आए हैं उन पर रहा है। मैम, किस तरीके से ये प्रोसेस किस तरीके से होता था, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता था, राउंड द क्लॉक टीम्स कैसे काम करती थी? देखिए, हमारे जो थानों की टीम्स हैं उन्होंने लगातार इसमें काम किया है। इसके अलावा जो हमारी ऑप्स की यूनिट्स हैं उन्होंने भी लगातार इसमें प्रयास किया है कि आइडेंटिफाई हो सकें जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलीगली स्टेइंग इमिग्रेंट्स हैं। तो इसी तरह से सत्यापन और गुप्त सूचना और टेक्निकल एविडेंस के तहत ये एक्शन लिया गया है। ये लोग किस तरीके से रहते थे? क्या कोई काम करते थे या छुप के रहते थे, या अपनी कई मामलों में देखा गया, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी नोवा वन से, वो कह रहे थे कि कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी रहने की जो जगह थी वो लगातार चेंज भी करे ताकि पुलिस उन तक पहुँच ना सके। देखिए, जब इलीगली आप रह रहे होते हैं तो नेचुरली आप भी बहुत सारे कॉशंस और प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करते हैं, परंतु दक्षिण पश्चिमी जिले ने पूरा प्रयास किया है कि जल्द से जल्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलीगली स्टेइंग इमिग्रेंट्स हैं उन पर एक्शन लिया जाए। अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो ये आंकड़ा और भी डराने वाला है। साल 2022 में सिर्फ 50, साल 2023 में महज 5, साल 2024 में केवल 14, जबकि साल 2025 में ये संख्या सीधे 2200 के आसपास पहुंच गई। सवाल यह है कि आखिर ये 2200 लोग दिल्ली में कैसे घुसे, किसने इन्हें शरण दी, किसने फर्जी पहचान बनवाने में मदद की। कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या कुछ दिनों की सख्ती के बाद एक बार फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी? रजनीश शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। पिछले चुनाव में अलग हो चुके शरद पवार और अजीत पवार गुटों के एक होने की अटकलें हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अभी से एनसीपी का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और यहां तक खबर है कि उद्धव गुट से बातचीत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों को फिर से एक होने की चर्चा है। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में हुई बैठक के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहित कई महानगर पालिका चुनावों के एनसीपी एक ही हो सकते हैं। इस बीच अजीत पवार गुट से बड़ी शर्त रख दी गई। अजीत पवार के विधायक अनिल पाटिल का कहना है कि अगर एनसीपी के दोनों पक्ष साथ में आ भी जाते हैं तो भी पुणे, जलगांव और धुले में होने वाले चुनाव घड़ी यानी कि अजीत गुट के सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। दरअसल पिंपरी चिंचवाड़ में एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच में अहम बैठक हुई। अजीत पवार और भतीजे रोहित पवार के बीच में बातचीत के बाद से सियासी हलचल तेज है। बता दें कि रोहित पवार करजत जामखेड़ से शरद गुट के विधायक हैं और इस बैठक में शरद पवार गुट के सांसद अमोल कुल्हे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चुनावी रणनीति और संभावनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो अगर पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेना जरूरी होगा और इसी मुद्दे को लेकर तीनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी से विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी महानगर पालिका चुनावों के लिए प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करने के लिए चर्चा कर रही है।
सपकाल ने दादर के तिलक भवन में कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक के बाद कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। सपकाल ने कहा कि कांग्रेस वंचित गठबंधन के लिए दोनों पक्षों के नेताओं में प्रबल इच्छा है। नेताओं के बीच अच्छा संवाद है और महानगर पालिका चुनावों के लिए गठबंधन को संभव बनाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सपकाल ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ भी बातचीत जारी है, जो महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है। दरअसल मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबरें तो हर रोज हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खबरें टकराती हैं जो बहुत चिंतित करती हैं, परेशान करती हैं और सिस्टम से सवाल पूछने को मजबूर करती हैं। नक्सलियों से मोर्चा लेने वाला एक बहादुर पुलिस जवान, लेकिन उसके शहीद होने के बाद उसके परिवार के लोग सिस्टम से लड़ने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान महाराज सिंह चौधरी की संदिग्ध मौत अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उसके परिवार के लोग दिल्ली में गुहार लगा रहे हैं। हाथरस के सादाबाद में छुट्टी के दौरान बीमार पड़े जवान महाराज सिंह चौधरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया, जिससे उनकी मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि घटना को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी दोषी पर कार्रवाई हुई। परिवार निष्पक्ष जांच और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आज तक कभी उन्हें बुखार तक नहीं आया था। अभी आके उन्हें बुखार आया, घर पे आए 19 को, 20 को उनको फीवर आया हल्का सा। तुरंत दिखाने के लिए भी गए, ये नहीं कि गए ना हो हम, तुरंत 20 को भी दिखाने गए। उन्होंने जांच कराई। जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ये तो हम नहीं कहेंगे कि सर ये जांच करोगे, ये नहीं करो। हमने उन्हें भगवान समझा, जो बोला उन्होंने हमने वो करवाया। मेरा बेटा लेके गया, जितना उसने कहा कि इतने दाम यहाँ भरो, इतने दाम यहाँ भरो, वहाँ धरो, सब दिया हमने उन्हें पैसा। जितना बोला उतना करते गए, जैसे बोले वैसे जाँच करवाते गए, लेकिन उन्होंने जाँच भी गलत ही कर दी। अब ये जब पता चला हमें बाद में कि ये जाँच ही गलत है और ये ऐसा हमारे साथ में कर रहे हैं। वो पैसा देता है सबको और दबा देता है सबकी बातों को, लेकिन ना हम पैसा के लिए मरे और ना मरेंगे, चाहे हम जैसे मर जाएंगे, पर ऐसे पैसे लेके हम कभी नहीं मरेंगे। मुझे बस न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए, मेरे पूरे परिवार को न्याय चाहिए, बस। लोगो लगा रखे हैं उसने। ये तो जब हमारे पे बीती है, जब बाद में पता चला है कि ये तो फर्जी। इस तरह की घटना पहले भी हुई है या पहली घटना है? नहीं साहब, पहले हुई। कुल आदमी के वीडियो और वो सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। आप भाई थे, आपसे जिक्र करते होंगे, क्या उनकी तबीयत पहले से कुछ खराब थी? नहीं सर, उस जवान था, छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान है। जवान कोई पुलिस रखती है अपने पास में, ड्यूटी पे रखती है। आप समझ सकते हैं कि वो बीमार आदमी को क्यों रखेगी। बहुत मुझसे भी हस्तपुष्ट था सर। 19 तारीख को सादाबाद आया, छुट्टी परिवार से 28 दिन की छुट्टी आया था। 20 तारीख को बुखार आया। विनय उपाध्याय जो चिकित्सालय सादाबाद में, वहाँ दवा लेने के लिए गया। विनय और कमल ने इलाज किया है, बोतल इंजेक्शन दिए। 22 तारीख को फिर 21 तारीख को भी दिया। 22 तारीख को 91,000 प्लेटलेट दिखाई है बढ़ी हुई। 23 तारीख को सर क्या बोलते हैं भी इलाज दिया है उसे। ये स्वयं गई थी उनकी पत्नी 23 तारीख को। 24 तारीख को घर पे हालत उनकी ज़्यादा खराब हुई है। उसके बाद सादाबाद की एक दूसरे हॉस्पिटल रेवती बलदाऊ में फिर जांच कराई है। वो जांचों में पीलिया, डेंगू सब कुछ निकला है। खून जो है 8.5 निकला है। इसने गलत इलाज दिया, भाई को पूरा खून चूस लिया। दुनिया भर की बीमारी, गलत सलत उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाए। क्योंकि इसके पता चल रहा है हमें बाद में कि इसके जो बोर्ड है ना, बोर्ड पर BAMS लिखा हुआ है। विनय कमल BNS, BAMS MBBS नहीं था। जब BAMS था, आयुर्वेद का इलाज करता था, करने का अधिकार था, तो इसने इंग्लिश दवाएं क्यों दी, इंजेक्शंस क्यों लगाए? हमारे भाई की जान इसने ले ली। उसके बाद में हमने सर इसकी शिकायत है, जब हमें पता चला कि ये फर्जी है, लैब इसकी VK यानी विनय कमल जो लैब है वो भी फर्जी। उस पर सिग्नेचर जो जांच करता डॉक्टर है, MBBS टेक्नीशियन, वो भी सारे गलत हैं। वो मौजूद नहीं रहते बिना गैर मौजूदी में। और ऐसे सादाबाद में बहुत सारी पैथोलॉजी पे सर हो रहा है। CMO सादाबाद, हाथरस, ये सब इन सब चीज़ों के जिम्मेदार है। जिलाधिकारी इन सब चीज़ों के जिम्मेदार। परिजनों का आरोप है कि फर्जी डॉक्टरों को क्लीन चिट दी जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। न्याय की उम्मीद में परिवार अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 20 से ज्यादा जगहों पर शिकायत दर्ज करा चुका है। परेशान लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। परिवार पूर्ण रूप से परेशान है। जिला प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन जो है, जिला प्रशासन जो है बिक चुका है।
तो आपने क्या सीएमओ से वहाँ पे बातचीत किया कि अस्पताल कब से चल रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन है नहीं है, या किस तरह से डॉक्टर यहाँ पे रह रहे हैं? वह मैंने कई बार फ़ोन भी किया है, वैसे पर्सनल तौर पे भी मिले हैं, वार्ता भी की है, जिलाधिकारी से भी मिले हैं। वहाँ सीएमओ कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, केवल एक झूठी रिपोर्ट उन्होंने बना करके तैयार कर दी है। इससे प्रतीत होता है कि सीएमओ उसमें लिप्त हैं खुद। वह इस प्रकार के जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उनको चलवाने का काम सीएमओ हाथरसी कर रहे हैं। और वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वह तो ये तक कह रहे थे, मेरे सामने की बात है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे गुड्डू चौधरी जी, उनके समक्ष की बात है कि आप प्राथमिकी क्यों दर्ज कराना चाहते हैं, आप जो है पैसा ले लीजिए, मैं बुला देता हूँ, मैनेज करके ख़त्म करिए। तो ये चीज़ें थोड़ी शोभायमान नहीं है। जो जवान जंगलों में नक्सलियों से लड़ते हुए हर दिन मौत को मात देता रहा, वो अपने ही घर, अपने ही सिस्टम में इलाज के नाम पर हार गया। जिस वर्दी ने देश को सुरक्षा दी, आज उसी वर्दी का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। दिल्ली से पंकज राय की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। वीर बाल दिवस के खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह के शहीद साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कार्यक्रम मृत्यु के सामने भी साहस और धर्म पर अडिग रहने वाले इन बाल वीरों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कीर्तन समागम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को याद किया, जिन्हें मुगल शासकों द्वारा इस्लाम कबूल न करने पर शहीद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम मृत्यु के सामने भी साहस और धर्म पर अडिग रहने वाले इन बाल वीरों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों के प्रति बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय की उस मांग को सुना जिसमें इन 2 शहीद साहिबजादों को सम्मान देने के लिए एक विशेष दिन घोषित करने की बात कही गई थी। इसी समर्पण का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी और उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर इन 4 साहबजादों को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको दिया है और इसीलिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में जो वर्षों की मांग थी, स्वतंत्र भारत की मांग थी कि वास्तव में वीर बाल दिवस तो वह है जो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था और उनमें भी 5 वर्ष और 7 वर्ष दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है जो यहां पर हम लोगों ने देखा है, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जफरनामा और उससे जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब यह समझता था कि गुरु गोविंद सिंह कोई साधारण व्यक्ति है। आज कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हिंदू या सिख रहते हों और गुरु गोविंद सिंह का सम्मान ना हो, लेकिन उनकी कौम को औरंगजेब तक याद नहीं है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था,
जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। सिख गुरुओं के इतिहास को याद करते हुए सीएम ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास तेजस्वी और प्रेरणादायक है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति के प्रकाश थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मानवता के लिए जो किया, उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अपने स्मार्ट टीवी पर देखिए लाइव और लगातार।